ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हुए जो खबर है वो रूस यूक्रेन के बीच चल रही युद्ध से जुड़ी हुई है। ये जो महाजंग है इसमें बड़े अपडेट्स भी निकलकर सामने आ रहे हैं। यूक्रेनी सेना पिछले कुछ दिन में जिस तरीके से रूसी सीमा में दाखिल हुई, कब्जे करने शुरू किए, उस पर रूस ने किया है बड़ा पलटवार। यूक्रेन पर रूस ने किया है सबसे बड़ा हमला। खबर ये मिल रही है कि रूस ने यूक्रेन पर 100 से ज्यादा मिसाइल दागी हैं। 100 मिसाइलों के साथ में 100 ड्रोन से भी अटैक किया गया है। यूक्रेन के हमले से बौखला गए हैं पुतिन। जिस तरीके से रूसी सीमा में घुसकर हमले हुए और जिस तरीके से बहुमंजिला इमारत में, ठीक उसी तरह जैसे 9/11 हुआ था, ठीक उसी तरह बहुमंजिला इमारत में ड्रोन से हमला किया गया, जिसमें बड़ी नुकसान की खबर है, बड़ी तबाही देखी गई रूस में। उससे पुतिन बौखला गए और फिर यूक्रेन पर कड़ा प्रहार करने के इंस्ट्रक्शंस मिले, जिसके बाद अब नतीजा ये है कि 100 मिसाइल, 100 ड्रोन यूक्रेन पर दागे गए हैं, जिससे यूक्रेन में तबाही का मंजर चारों तरफ दिखाई दे रहा है। पुतिन बौखलाए, एक्शन की बात कही और एक्शन फिर अब यूक्रेन पर नजर आ भी रहा है। रूस यूक्रेन महाजंग में सबसे बड़ा अपडेट, यूक्रेन की सेना रूस के कुर्स्क इलाके में आगे बढ़ रही है। रूस की सेना ने यूक्रेन के पूर्वी इलाके में बढ़त हासिल कर ली है। जिस तरीके से ये हमला हुआ, उस हमले को लेकर सोशल मीडिया पर तो बात है ही, लेकिन दुनिया के अलग अलग देश भी इस पर निगाह बनाए हुए हैं। 100 मिसाइल एक साथ दागी गई है यूक्रेन पर। यूक्रेन के हमले से बौखला गए पुतिन और फिर बदले के इरादे से किया है अब तक का सबसे बड़ा हमला। रूस यूक्रेन महाजंग में ये सबसे बड़ा अटैक कहा जा रहा है। यूक्रेन की सेना रूस के अलग अलग हिस्सों में घुस रही है और जिस तरीके से कल बहुमंजिला इमारत में ड्रोन से हमला किया गया, उसमें बड़ा धमाका हुआ, बड़ी तबाही हुई और उससे बौखला गए हैं पुतिन। चूंकि रिहायशी इलाका था और ये रिहायशी बिल्डिंग थी जिसमें ड्रोन से हमला किया गया और बड़ा नुकसान रूस ने देखा। और जाहिर सी बात है, जब इस युद्ध पर दुनिया के अलग अलग देशों की निगाह है तो ऐसे में पुतिन बौखला गए इस बात से कि यूक्रेन ने रूस की सीमा में दाखिल होकर यह हमला किया और अब बदले के तौर पर सबसे बड़ा हमला किया गया है, जिसमें 100 मिसाइल, 100 ड्रोन से अटैक यूक्रेन की सरजमी पर हुआ है। इस पर बात करेंगे, मेरे साथ में कमांडर रिटायर्ड डॉक्टर भूषण दीवान जुड़ने वाले हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ में हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर शाह, पिछले कुछ दिन में यूक्रेनी सेना रूस में दाखिल हुई, ऐसा लग रहा था कि डिफेंसिव की जगह अब अटैकिंग मोड में आ गई है और रूस की बौखलाहट बढ़ गई है। लेकिन 9/11 जैसा वो जो हमला कल यूक्रेन की सेना की तरफ से ड्रोन हमला बहुमंजिला इमारत में हुआ, 9/11 की याद आ गई और उसी से बौखला गए पुतिन, जिसमें अब सबसे बड़ा हमला यूक्रेन पर किया गया है। बिल्कुल रचना जी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। यूक्रेन जो अब तक डिफेंस पे था, अचानक से, बल्कि 26 जुलाई के बाद से, जहाँ पे ये 30 किलोमीटर अंदर गए थे रूस के और 27 ड्रोन गिराए थे, तब से यूक्रेन ऑफेंसिव पे है। और जी हाँ, जाहिर सी बात है, भला ही आप अपनी बौखलाहट दिखाओ या ना दिखाओ, रूस की बात कर रहा हूं मैं, सबको मालूम होगा एट द एंड ऑफ द डे आप थोड़ा नर्वस तो होंगे कि अचानक से जो मुल्क अब तक डिफेंसिव पे था वो ऑफेंसिव पे कैसे आ गया है। अब इस युद्ध का रुख मैं मुड़ते हुए देख रहा हूं और रूस की स्ट्रेटेजी भी अभी मैं थोड़ी बदलते हुए देख रहा हूं, क्योंकि अब तक रूस ओवर कॉन्फिडेंट था कि यूक्रेन उनका जवाब नहीं दे पाएगा, छोटा मुल्क है, उनको भला ही भारी ताकतों से, नेटो से, अमेरिका से, यूके से मदद मिल रही हो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये वहां पे जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। अभी जवाबी कार्रवाई वो करने लगे हैं, तो अभी इसका रुख बिल्कुल एकदम से बदला हुआ है। और जैसे कि मगर रूस ने भी जवाबी कार्रवाई करी कल, जैसे कि कल दोबारा एक हमला हुआ यूक्रेन ने रूस पे किया, तो रूस ने 100 रॉकेट दागे यूक्रेन के अंदर, जहां पे 5 लोगों की मौत की खबर आई थी, 69 ईयर ओल्ड सीनियर सिटीजन की भी खबर आई थी। तो जी हाँ, इसको मैं और एक बढ़ता हुआ भीषण युद्ध देख रहा हूं मैं रचना जी। जिस तरीके से युद्ध भीषण होता हुआ चला जा रहा है, इसमें चिंता की बात यूक्रेन के लिए है। हालांकि यूक्रेन में पहले ही तबाही बहुत बड़ी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो तबाही है ये और अब बड़े स्तर पर जाएगी और जो मुसीबत है यूक्रेन में चुनिंदा लोगों की, वो मुसीबत अब और ज़्यादा बढ़ने वाली है। जिस तरीके से अभी तक का अपडेट है, बहुत सी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और मेरे साथ में कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान भी जुड़ गए हैं, उनसे भी मैं बात कर लेती हूँ इन पूरे हालात को लेकर। कमांडर भूषण दीवान जी, ये जो हालात अभी यूक्रेन ने
झेले हैं, क्योंकि हम 2.5 साल से देख रहे हैं युद्ध चल रहा है। अचानक से यूक्रेनी सेना हिम्मत जुटाती है, रूस की सीमा में दाखिल हो जाती है, रूस में बड़ी तबाही करती है। कल का हमला तो 9/11 की याद दिला गया, और उधर से पुतिन बौखलाए अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। यूक्रेन जो पहले से तबाह है, इस हमले के बाद तो बिल्कुल से खत्म हो जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर मैं कहूं जरूरी नहीं कि यूक्रेन तबाह हो जाएगा। क्यों? ज़ेलेंस्की की चाल ये है कि रशिया, अमेरिका नंबर 1 और नेटो नंबर 2 और मजबूती से यूक्रेन को सपोर्ट करें। तो जिसे कहते हैं ना, मधुमक्खी के छत्ते में उंगली डालना और फिर बचाओ 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 शुरू कर देना, ये ज़ेलेंस्की साहब ये काम कर रहे हैं। ये उनकी स्ट्रेटजी है, ये उनकी टैक्टिक्स है। ये तो उनकी टैक्टिक्स वाली बात हो गई, पर एक बड़ी भारी बात ये भी है, मतलब दुनिया को दिखा दिया यूक्रेन ने, और रूस का सिक्का दुनिया में गिर गया है कि जो कल 9/11 टाइप का अटैक हुआ है रशिया पे, और उसके पहले 5 अगस्त से लेके आज 15 दिन हो गए, 22 दिन हो गए, कुर्स्क में चला गया है यूक्रेन। तो ये भाई रशिया इतनी बड़ी पावर नहीं है। इससे क्या होता है कि पुतिन जी की गद्दी भी हिलने का डर हो जाता है। और जो फौजी लड़ रहे हैं 2.5 साल से, देखिए वॉर 2.5 साल तक लड़ना बड़ी भारी बात होती है, वॉर फटीक हो जाती है। उस पे चलते चलते ये अब बात ये हो रही है कि ना तो जो कंडीशन जो कुर्स्क में घुसे हैं ज़ेलेंस्की जी, और ये कल मॉस्को में अटैक किया, ये जो 9/11 वाला अटैक किया है, अब तो ऐसा है पुतिन के लिए नेगोशिएशन टेबल पे आना भी, वार्तालाप के लिए बैठना भी खतरे से खाली नहीं। ये तो ना खाए बने ना उगलते बने। तो ये काम बढ़ेगा और बहुत डेंजरस तरीके से, बहुत आक्रामक तरीके से रूस आगे बढ़ेगा इसमें, ये मेरे को ख्याल लगता है। ये चीज मेरा आंकलन है। अब जिस तरीके से आपने कहा कि हाँ आक्रामक रूस और ज्यादा होगा, अब यूक्रेन जो कि अभी तक इस युद्ध में नेटो देशों के सपोर्ट के तौर पर ही टिका हुआ है, वरना ये युद्ध कब का खत्म हो जाता है, या यूक्रेन या ज़ेलेंस्की कब का घुटना टेक चुके होते। लेकिन कर्नल भूषण, आपको लगता है कि जो नेटो देशों का सपोर्ट है, जो सैनिकों का सपोर्ट है, जो हथियारों का सपोर्ट है, चूंकि आपने कहा रूस और ज्यादा अग्रेसिव होगा और ज्यादा अटैक्स ये अभी आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे, तो फिर अब यूक्रेन उसका मुकाबला करेगा कैसे? नेटो देशों के सपोर्ट से क्या युद्ध अभी और लंबा खिंचेगा? 2.5 साल तो ऑलरेडी हो गए हैं। ये बिल्कुल खिंच सकता है, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, ये बिल्कुल खिंच सकता है। पर इसमें एक मेरे को ये भी ख्याल आता है, आप अगर इतिहास उठा के देखें, जो न्यूक्लियर वेपन की बात होती है, जिसे कहा जाता है वेपन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, भाई मरता क्या ना करता। 1945 के अंदर आप जानते हैं इतनी बड़ी पावर अमेरिका वो पर्ल हार्बर में खड़ी हुई थी, और उस पर्ल हार्बर में जापानीज एरोप्लेन्स ने, सुसाइड बॉम्बर्स ने, मतलब वो वॉरशिप्स के फनल्स के, अमेरिकन वॉरशिप्स के फनल्स में उन्होंने अपने छोटे छोटे प्लेन टक्कर मार दी, और पूरा अमेरिकन नेवल बेड़ा, वॉरशिप बेड़ा पर्ल हार्बर में तबाह हो गया। तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बात है, तो अमेरिका ने अपना न्यूक्लियर हथियार निकाला। मैं क्या कहना चाहता हूं, जब इतनी बड़ी पावर को अब ऐसा काम करेंगे, तो उसका तो जिस बहुत भारी उसका रशिया ने न्यूक्लियर में भी जा सकता है। क्यों? इतना भारी जब थप्पड़ पड़ा है रशिया पे, क्या करेगा रशिया? कन्वेंशनल वॉर तो कहीं आ नहीं रहा है, और ऊपर से सप्लाई देता जा रहा है नेटो भी और अमेरिका भी। पर सवाल ये है, अगर ये न्यूक्लियर वॉर में जाता है, तो भाई जनाब सबसे बड़ा खतरा तो यूरोप को है। तो ये नेटो ने भी समझना है कि अगर न्यूक्लियर हो गया तो यूरोप पहले तबाह होगा। तो ये बड़ी स्थिति में है, निर्णायक मोड़ पे ये युद्ध हो रखा है, और सोचा कई चीजें होंगी। ज़ेलेंस्की का काम है, रूस का और अमेरिका का, नेटो का भी काम है, और अमेरिका नेटो का ये भी काम है कि रूस को यहाँ फंसा के रखो ताकि वो इजराइल में ईरान को सपोर्ट ना करे। पर जो भी है चाल चली जा रही है, ये खतरनाक मोड़ पे दुनिया के लिए बात आगे बढ़ती जा रही है। दुनिया अब इन हालातों पर नजर बनाए भी हुए है, और कहा यह भी जाता है रूस यूक्रेन के इस युद्ध को लेकर कि अमेरिका में जब तक राष्ट्रपति चुनाव हो नहीं जाते तब तक तो ये टॉपिक भी और ये हालात भी जिंदा रहने वाले हैं। इन सबके बीच ही एक और बड़ा अपडेट भी है। ज़ेलेंस्की ने अपने मित्र देशों से अपील की है, और ये अपील ज़ेलेंस्की ने एयर डिफेंस सिस्टम की मांग के तौर पर की है। यानी कि जो सपोर्ट अब तक मिल रहा है एयर डिफेंस सिस्टम भी अब यहाँ ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि इस युद्ध में उनके पास हो।
महाजंग में यूक्रेन को चाहिए कुछ और मिसाइलें भी, यानी कि नेटो देशों के सपोर्ट का जो हम जिक्र कर रहे थे। अमेरिका जिस तरीके से लगातार यूक्रेन का साथ देने की बात कर रहा है, इस महाजंग के हालात में यूक्रेन और मिसाइलों की मांग कर रहा है। ज़ेलेंस्की अपने मित्र देशों से अपील कर रहे हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें चाहिए। ये एयर डिफेंस सिस्टम जो कि हवा से हवा में ही इस हमले को नाकाम कर देता है। जो मिसाइलें हैं, रॉकेट है, जैसा कि रूस की तरफ से लगातार बरसाए जा रहे हैं। और हमने ये हालात ईरान और इजराइल के हालात के बीच में भी देखे हैं, जहां इजराइल ऐसे मैक्सिमम हमलों को नाकाम आयरन डोम के जरिए कर चुकी है। अब ऐसे में एयर डिफेंस सिस्टम की मांग क्या इस युद्ध को और ज्यादा आक्रामक बनाने के तौर पर है? मेजर शाह, ज़ेलेंस्की डिमांड कर रहे हैं, बाकी जो मित्र देश हैं वो इन डिमांड्स को पूरा कर रहे हैं। युद्ध जैसे तैसे आगे बढ़ रहा है, कभी डिफेंसिव तो कभी अटैकिंग मोड में, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम एक बड़ी हेल्प होगी अगर मिल जाता है तो। बिल्कुल रखना जी, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। जैसे कि इनके पास एयर डिफेंस सिस्टम जो है, अगर वो मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी हेल्प होगी, क्योंकि आप ज्योग्राफिकली देखिए रूस और यूक्रेन को, तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम जो अटैक्स होंगे वो रॉकेट, मिसाइल या हवा से ही दागे जाएंगे ऑब्वियसली। तो अगर यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी मदद होगी। काफी हमलों को प्रिएम्प्ट किया जा सकता है, काफी भारी मात्रा में नुकसान को प्रिवेंट किया जा सकता है। और ये जंग को अभी देखिए 2.5 साल तो ऑलरेडी हो चुके हैं। किसी भी फौजी के तो खैर अलग बात है, सिविलियंस को भी, सिविलियंस जो कि जिनके मुल्क में ये जंग लड़ी जा रही है दो साइड से, उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा सस्टेन करना। और यूक्रेन ने ये हमले तब दागे थे जब पीक आवर था रूस के अंदर, खास तौर से। तो जी हाँ, अगर एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाते हैं तो ये हर जगह पे एयर डिफेंस बहुत अहमियत रखती है, हर जगह पे किसी भी अटैक के लिए। बता जी। अब जिस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम की मांग हो रही है कर्नल भूषण, जो हालात अभी यूक्रेन के सामने हैं, उसे ट्रेंड सैनिक भी मिल रहे हैं, अत्याधुनिक हथियार भी मिल रहे हैं, और इन मामलों में रूस की सेना से आगे यूक्रेन की सेना कई बार नजर आती है। क्योंकि रूस में क्या हो रहा है, रूसी सैनिक भी मारे जा रहे हैं, और फिर जो लोग वहाँ नौकरी के इरादे से या अपना करियर बनाने के लिए पहुंचे, उन्हें जबरन नौकरी के नाम पर रूस की सेना में भर्ती कराया गया, युद्ध के इन हालातों में छोड़ दिया गया कि जाइए युद्ध लड़िए। ऐसी कई खबरें सामने आई। इनफैक्ट भारत के भी कई लोग थे जिन्होंने ये अपील की थी कि हमें यहाँ से निकालिए, क्योंकि जबरन हमें तो युद्ध में भेजा जा रहा है। जबकि एक सैनिक को, एक फौजी को प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है तब वो युद्ध के हालात में जा सकता है। तो यहाँ जहां एक तरफ यूक्रेन के पास ट्रेंड सैनिक हैं, अत्याधुनिक हथियार हैं, और अगर एयर डिफेंस सिस्टम मिल भी जाता है, क्या रूस पर किसी भी तरीके से भारी पड़ सकता है क्या यूक्रेन? देखिए, भारी पड़ने की बात आप समझें तो 18% तो यूक्रेन का एरिया, रकबा रूस ने कैप्चर कर लिया है, जो चाहता था। डोनबास, डोनेट्स, पूरा पूर्वी यूक्रेन। अब इसको तो किसी हालत में वो छोड़ेगा नहीं रूस। तो भारी पड़ने, अगर आप कहें भारी पड़ सकता है, तो भारी पड़ना तब कहा जा सकता है जब आज नहीं का देर सवेर रूस पूरा उस एरिया को, 18% एरिया जो यूक्रेन का पकड़ा है रूस ने, उसको छोड़ दे। मैं नहीं देखता हूं ऐसा कभी भी होगा। और दूसरी बात जो आपने कही कि जे उनको रूस क्या कर रहा है, किसी को भी भेज रहा है वहां पे। फौज में कहा जाता है कैनन फॉडर। कैनन फॉडर माने जैसे गाय भैंस फॉडर खाती है, चारा खाती है, तो आपने आदमियों को दुश्मन की बंदूकों के लिए चारा बना के भेज दिया है ताकि कुछ ना कुछ तो हो। और तीसरी बात ये है, देखिए ये रूस की जो सप्लाई है, आर्मामेंट सप्लाई है, एम्यूनिशन सप्लाई है, इतनी फास्ट स्पीड में नहीं आ रही है। और रूस, आपको पता होगा, चीन से भी, ईरान से भी और नॉर्थ कोरिया से भी वेपन्स ले रहा है। तो ये लड़ाई जो है नाक की लड़ाई हो गई रूस के लिए। एक रूस इतनी बड़ी पावर, वैसे तो देखा जाए ये बात कहते हैं तो हम ये भी कहते हैं अमेरिका इतनी बड़ी पावर, वियतनाम में पूंछ दबा के भागना पड़ा। तो जरूरी नहीं अगर आप किसी को ऑक्यूपाई करने जाएं तो आप जीत ही जाएंगे, आपको पूंछ दबा के भागना भी पड़ सकता है। अफगानिस्तान है, रूस ने ट्राई किया पहले, नहीं कर पाए, तो वो तो फिर भी हो सकता है। नाक कटने वाली बात तो हर एक की हो चुकी है। पर मेरी समझ में लबोलबाब ये है जो रूस का वॉर एम था
कि जो मेरे मुल्क के आदमी, मेरे मुल्क मतलब रूस के मुल्क के आदमी जो आपकी यूक्रेन में, पूरी यूक्रेन में बसे हुए हैं, भाई आप तो उन पे गोलाबारी कर रहे हो 10 साल से, ये पुटिन रूस ने कहा है और बताया है विद प्रूफ। तो हम तो उनको बचाएंगे, जैसे बांग्लादेश में हिंदू हैं, अब देर सवेर क्या होता है वो देखना है, हमने बांग्लादेश की बात तो अलग है, तो वो हमने किया है, हमने उनको आपको कैप्चर कर लिया है, अब कहाँ जाएंगे अभी। तो सवाल ये है कि अभी अमेरिका ने, देखिए ये कन्वेंशनल वॉर ठीक है, पर इसके अंदर कन्वेंशनल वॉर चलता रहेगा 5-6 महीने, और इलेक्शन जब तक नहीं आते अमेरिका में चलता रहेगा। पर सवाल ये है कि आप इतना दबाएंगे रूस को जितना दबाया जा रहा है, तो झटके में रूस को गलत काम कर सकता है और उसमें नुकसान। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स तो अभी भी इस्कंदर मिसाइल जो है, इस्कंदर मिसाइल जो रूस के पास और है और इस्तेमाल हो रही है, उसमें कई टाइप के वॉरहेड होते हैं। वॉरहेड माने जो गोली एम्यूनिशन मिसाइल लगती है मिसाइल पे, उसमें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का भी ऑप्शन है, प्रावधान है, वो तो यूज कर ही सकते हैं। और देखिए उनके तो पावर प्लांट किसकी, यूक्रेन की, उनके पानी का सब कुछ तो खत्म कर, तबाह कर रहे हैं। तो ये किस मोड में जाएगा युद्ध, कहा नहीं जा सकता है। सबसे अहम बात क्या है, अमेरिका और नेटो ने निर्णय लेना है क्या करना है। अच्छा मेजर शाह, चूंकि अमेरिका और नेटो देशों पर ही ये पूरा युद्ध टिका हुआ है, अगर इनका साथ ना होता, सपोर्ट ना होता, तो यूक्रेन कब का पीछे हट चुका होता, घुटने टेक चुका होता, सरेंडर कर चुका होता। ज़ेलेंस्की के पास ऑप्शन नहीं था, जाहिर सी बात है। लेकिन अभी जो हालात हैं, कभी ये आमना सामना ग्राउंड पर यानी कि ज़मीन पर होता है, कभी हवा से हवा में मिसाइल और रॉकेट और ड्रोन के जरिए ये हमले किए जाते हैं। ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन कौन सी है, क्या ग्राउंड वाली या आसमान से जब बम बरसते हैं वो वाली? जी रतन जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। दरअसल दोनों क्रिटिकल हैं, ऑन ग्राउंड भी और हवा से भी। अगर दोनों के मुकाबले मैं देखूं तो मैं बोलूंगा हवा वाली सिचुएशन ज्यादा क्रिटिकल होगी जमीन के मुकाबले, क्योंकि हवा से, जैसे कि हमने पहले समझाया कि अगर एयर डिफेंस सिस्टम मालूम पड़ जाता है तो सहूलियत बहुत होगी और काफी इसमें प्रिएम्प्ट होंगे हवा के अटैक्स, एयर टू एयर अटैक्स इनको कहेंगे। तो ग्राउंड भी लोग मर रहे हैं और ग्राउंड भी अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन हवा वाले अटैक्स खासतौर से इनके एयर डिफेंस को जो इंटरसेप्ट कर दें, वो के एयर डिफेंस इंटरसेप्ट कर दें उससे। तो मैं अगर संक्षेप में बोलूं तो फिर मैं हवा वाले अटैक को ज्यादा घातक मानूंगा रशिया यूक्रेन के लिए। जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं, और इससे पहले भी हम इसका जिक्र करते रहे हैं, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यूक्रेन को सपोर्ट करना एक बड़ा मसला है। तो क्या हम ये समझें 2.5 साल से जो युद्ध चल रहा है, कम से कम इलेक्शन तक तो चलेगा? मेजर शाह। जी हाँ, बिल्कुल। अमेरिका नहीं चाहेगी कि ये युद्ध रुक जाए उनके इलेक्शन से पहले, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे वो भी ये भी नहीं चाहेगी कि ये युद्ध और भी लंबा एस्केलेट हो और लंबा चले, ट्रैक हो। तो चाहे इजराइल फिलिस्तीन का प्रॉब्लम हो, जो कि ईरान लेबनान के अंदर आ चुके हैं, चाहे रूस यूक्रेन का प्रॉब्लम हो, अमेरिका नहीं चाहेगी कि उनके इलेक्शन से तक ये युद्ध खींचे। अभी फिलहाल तो वो चाह रही है, नहीं चाह रही वो अलग बात है, लेकिन इलेक्शंस के दौरान ये बहुत अहम होगा उनके लिए। हो सकता है कि ये युद्ध तब इलेक्शन के टाइम पे ले चुका हो, इसका मैं अनुमान लगाऊंगा तकरीबन नवंबर तक। हाँ, कर्नल भूषण, आप भी इस पर रिएक्ट करना चाहते थे जब ये सवाल मैंने किया था, जरूर आप अपना रिएक्शन दीजिए। साथ ही मुझे बताइए, रूस जो यूक्रेन से कद में काफ़ी बड़ा है, शक्तिशाली है यूक्रेन के कंपैरिजन में अगर हम देखें, लेकिन रूस की सीमा में अगर यूक्रेनी सैनिक दाखिल हो जाएं, वहाँ के करीब 100 गांवों और कस्बों पर कब्जा कर लें, लगातार अंदर सीमा में जाते रहें और फिर 9/11 जैसा हमला कर दें, क्या ये बहुत बड़ा सेटबैक नहीं है कि रूस के लिए? क्या बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह दुनिया के अलग अलग देशों की तरफ से नहीं उठ जाएगा? बेशक, निस्संदेह ये है। ये अग्रेसिव मूवमेंट, अग्रेसिव एक्शन जो लिया है यूक्रेन ने, ये यूक्रेन का झंडा ऊपर हो गया है, एडवांटेज यूक्रेन कहा जा रहा है। मैं जो पहले प्रश्न मेजर शाह ने जो बताया, जो आपने सवाल पूछा, मैं उनसे सहमत हूँ। और अभी देखिए कुर्स्क की बात है, यूक्रेन तो घुस गया है जनाब। घुसना इतना मुश्किल नहीं, उसको पकड़ के रखना मुश्किल है। हाथी खरीदना मुश्किल नहीं, हाथी को संभालना मुश्किल है। और क्या होता है, दोनों चीज चाहिए। आप एरियल वॉरफेयर से, मिसाइल से दुश्मन के तहस नहस कर दें, पर जब तक इन्फेंट्री वहां मूव करके उसको कब्जा नहीं करती, काबिज नहीं करती,
वो विक्ट्री, वो जीत नहीं, वो टेम्पोररी है। दोनों चाहिए। तो पहले उससे करो, ऊपर हवा से करो, फिर जमीन पे करो, दोनों चाहिए। और जो आपने कहा ये एयर डिफेंस वेपन्स, अभी ये 100 मिसाइल दागी हैं। एयर डिफेंस वेपन्स तो यूक्रेन के पास होंगे भी। अभी 100 मिसाइल जो दागी हैं पिछले 12-24 घंटे में रूस ने, तो उसके चलते वो मांग रहे हैं ताकि और मिसाइल ना दाग पाए रूस। पर मतलब मेरी समझ में ये है कि अभी कैसे ये रूस की नाक का सवाल है कि वो टेबल पर अभी बैठ जाए तो हिस्ट्री में आ जाएगा। अरे भाई तुम तो चले थे यूक्रेन छोटी कंट्री को तबाह करने, अब आए हो वार्तालाप की मेज पे आ गए ना भैया, आपको दबाया गया। तो वो भी कैसे करेगा ये पुतिन के लिए। और आपको मालूम है जब डिक्टेटर होते हैं ऐसा काम करते हैं उसके बाद उनकी गद्दी हिल सकती है, देश पूरा जो उनके अगेंस्ट। अभी भी कई आवाजें उठती हैं कि आप मरवा रहे हो हमको, सिटीजन्स को मरवा रहे हो, मुफ्त की लड़ाई लड़ रहे हो, जो भी बातें हैं। तो ये नेगोशिएशन भी होना, इस मुकाम पे नेगोशिएशन में बैठना भी काफी मुश्किल लग रहा है। तो ये वॉर ऑफ एट्रिशन, भाई स्टेलमेट कहते हैं ना, स्टेलमेट चल रहा है, चलने दो 5। और जब ये बात है स्टेलमेट देखा जाए, जेलेंस्की भी चाहेगा, नहीं जेलेंस्की चाहेगा पट से बाइडेन बहुत असला दे दे, वो देगा नहीं मेरी समझ में। और रूस चाहेगा 5-6 महीने काटो। क्यों? रूस चाहेगा 5-6 महीने चले। और जब अगर ट्रंप नहीं आया तो हैरिस आएंगी, तो हैरिस क्या करेंगी, वो उनकी पॉलिसी बदले, चांस है बदले ना बदले, क्या डेमोक्रेट्स है वो भी। तो रूस तो चाहेगा भी, अगर ट्रंप आया फिर तो हमारी बल्ले बल्ले। तो वो इसलिए वो चाहेंगे खिंचता रहे चीज, ये 4-5 महीने के बाद ही कुछ इसके निर्णायक मोड़ पे पहुंचेगा। तब तक मेरी समझ में यानी सब अपना अपना फायदा, सब अपना फायदा इसमें देखने में, ढूंढने में, तलाशने में लगे हुए हैं। रूस यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हुआ, यूक्रेनी सीमा रूस में दाखिल हो जाती है, उसके बाद जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 100 मिसाइलें दाग दी गई, 100 किलर ड्रोन दाग दिए गए जिससे कि हमला हुआ। और ये बड़ी तबाही, करीब करीब 10 ऐसे शहर हैं जहां बड़ी तबाही के निशान देखे जा रहे हैं, जिसमें कि राजधानी कीव भी है। कीव जहां पर अभी पिछले ही दिनों पीएम मोदी पहुंचे थे, मेजर शाह, लेकिन रूस ने तब साफ डिक्लेयर कर दिया था कि पीएम मोदी का दौरा जब तक है तब तक पूरे यूक्रेन में कहीं कोई अटैक होगा नहीं। लेकिन आज की डेट में जब रूस बौखलाया, पुतिन बौखलाए, तो एक साथ अलग अलग शहरों में अटैक किया गया है, जिसमें है विनित्सिया, रिवने, कीव, लीव, ओडेशा, इवानो, खार्किव, री, ज़ेपोरिजिया ओब्लास्ट और इनिपोत्रो पेत्रोव्स्क। ऐसे तमाम अलग अलग शहरों के नाम सामने आ रहे हैं जहां रूस ने एक साथ अटैक किया है, और ये अब तक का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। यानी कि विध्वंसक ये युद्ध अभी और होगा। जी हाँ रचना जी, ये युद्ध अभी और भीषण होगा, क्योंकि अब तक यूक्रेन डिफेंसिव पे थी, यूक्रेन अब आ गई है ऑफेंसिव पे। तो रूस भी चुप नहीं बैठेगा। कल जैसे कि हमने देखा, 100 मिसाइल, 100 रॉकेट दागे यूक्रेन के अंदर। अब यूक्रेन की जो सपोर्ट सिस्टम है, जाके वेस्टर्न पावर्स है, वो भी चुप नहीं बैठेंगे, वो भी जवाब देंगे। जवाबी कार्रवाई दो तरफ से होगी, और जाहिर सी बात है ये और भीषण होगा। और अगर हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी 2.5 साल हो गए, अब तो रुक जाएगा। अभी फिलहाल तो जैसे कि मैं आपको बताया, इलेक्शन से पहले जैसे कि कमांडर ने बिल्कुल सही सटीक तरीके से फरमाया कि अगर जो बाइडेन साहब आ गए वापस सत्ता में तो फिर जेलेंस्की साहब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कमला हैरिस आ गई या और कोई आ गया तो उनके लिए अपनी स्ट्रेटजी बदलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके पास जो अभी सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है वो सपोर्ट सिस्टम नहीं रहेगा। तो जाहिर सी बात है, तो ये युद्ध अभी और ज्यादा भीषण होते हुए मैं देखूंगा। ये युद्ध और ज्यादा भीषण होगा, यानी तबाही और ज्यादा। कर्नल भूषण अभी हम देखेंगे, और उसमें इस बार रूस भी शामिल होगा, क्योंकि यूक्रेनी सेना दाखिल है रूस के भीतर। आप ठीक कह रही हैं। टक्कर जो है और ज्यादा प्रबल हो चुकी है। यूक्रेन तो पिट रहा है 2.5 साल से, और इसी बारे में इसी समय मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, 10 या 12 शहरों पे रूस ने 100 मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया है। हम कहते हैं तबाही हो गई। जनाब बताएं क्या बचा है जो तबाह हो रहा है अभी? दर्द इतना बढ़ गया है कि मरहम बन गया। तो तबाही, 40% आबादी तो भाग चुकी है यूक्रेन से। क्या तबाही और होगी? तो वो तो जेलेंस्की साहब यूक्रेन तो उसको पचा चुके हैं। क्या भाई इतना होना ही है? तो वो उनको ज्यादा फर्क पड़ने वाली चीज नहीं है, इतना मार पड़ चुकी है। पर सवाल ये है कि इस कशोमकश में रूस यूक्रेन की, जहां रूस के नाक का
इज्जत पे बट्टा, पगड़ी पर बट्टा पड़ा है। कई मामला और जेलेंस्की चाहेंगे और भड़काऊ काम, जैसे 9/11 टाइप का काम जो कल किया है, और काम करेंगे। जब ये करेंगे, अभी तो आप 9/11 जो हुआ है आपको पता होगा, उनका निशाना तो कहीं और था। वहां 15-16 किलोमीटर वहां से वोल्गा नदी पे जो उनका नदी के पास जो रशिया का बड़ा भारी एम्यूनिशन डंप है, अब यूक्रेन का आइडिया था वो ड्रोन से अटैक उस पे हो ताकि भारी 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 तबाही हो जाए रूस के लिए। तो इस टाइप का काम दोबारा भी जेलेंस्की करेंगे, उसको अंजाम देंगे। जब देंगे तो ये दुनिया के लिए बहुत भारी खतरा हो सकता है। क्यों? डिक्टेटर लोग करते हैं, रूस कर सकता है न्यूक्लियर में चला जाए। कब तक बचेगा वही, कब तक जो बैठा रहेगा, ये बात का खतरा है। अब खतरे चारों तरफ हैं और रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे के लिए बड़ा खतरा इस वक्त बने हुए हैं। हालात और ज्यादा भीषण होते हुए नजर आ रहे हैं। कल जो हमला हुआ है उसके बाद में जो भी अपडेट होगा आगे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए कर्नल भूषण दीवान जी, मेजर शाह, बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ में इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।